स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम दिख रहे। ठीक है, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हारा यूनिट 1 फिनिश हो गया तुम लोगों का, वहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स पार्ट भी तुम लोगों का क्लियर हो गया, उधर तक ही था। यूनिट 3 में अब कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। आज से यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर देखो, इंट्रोडक्शन टू रेंडरिंग इंजन्स। अब रेंडरिंग इंजन्स क्या है ये ऑलरेडी हम यूनिट 2 में देख चुके हैं, राइट? उसके पूरे स्टेप्स हमने देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेंडरिंग इंजन में, कौन से स्टेप में कैसा क्या परफॉर्म होता है, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब मार्केट में कौन कौन से रेंडरिंग इंजन्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है कि कौन कौन से मार्केट रेंडरिंग इंजन्स अवेलेबल है, मतलब मार्केट में जो अवेलेबल है। तो देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, करंट मार्केट रेंडरिंग इंजन्स। तो यहाँ पे अराउंड 12 नेम्स दिए हुए, इन्हीं को डीपली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वन बाय वन सारे देखेंगे। 12 नाम है, 12 रेंडरिंग इंजन्स दिए हुए जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डिलाइट है, एरियन है, अर्नोल्ड है, एटलांटिस है, और भी है, 12 है अराउंड, तो वन बाय वन देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट वन इज योर 3D light. Now what is 3D light? See, 3D light is a 3D rendering programming that is intended for most extreme similarity with industry benchmarks, and it utilizes the RenderMan shading language. Its reconciliation into real 3D modeling solutions like Maya makes it a well-known alternative for feature film impacts. देखो, ये एक 3D रेंडरिंग इंजन है। 3D लाइट नाम से ही समझ रहा है, एक 3D रेंडरिंग इंजन है जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज में यूटिलाइज होता है। और इसका जो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जो शेडिंग लैंग्वेज जिसको तुम यूज करते हो उसके अंदर, उसका नाम है रेंडर मैन। ठीक है, ये शेडिंग लैंग्वेज यूज की जाती है 3D लाइट के अंदर। Its reconciliation into real 3D modeling solutions like Maya makes it a well-known alternative for feature film impact. So देखो, 3D modeling तुम इसमें बहुत easily कर सकते हो। जैसे मैंने बताई, रेंडरिंग इंजन क्यों यूज होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को तुम उन रेंडरिंग इंजन्स में से पास करते हो और हर स्टेज रेंडरिंग इंजन के हर स्टेज पे उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है जिससे कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिलता है। और जो लास्ट स्टेज होती है हमारी आउटपुट मर्जर स्टेज, उस आउटपुट मर्जर स्टेज में से जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कहाँ पे जाता है, तुम्हारे बैक बफर के अंदर जाता है, एंड देन बैक बफर से फ्रंट बफर में व्यूवर्स को नजर आता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है फिल्म मेकिंग के अंदर कि तुम लोग मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3D लाइट। जब भी कोई फिल्म, 3D मूवी या फिर 3D गेम तुम क्रिएट करोगे तो उसके लिए पहले तुम्हें उस चीज का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बता रहे हो या कोई भी चीज, कोई भी सीन का मॉडल क्रिएट कर रहे हो, ट्रीज है या फिर कोई ऐसा जैसे डेजर्ट व्यू बता रहे हो, तो कोई भी चीज का जैसे मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करके फिर उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर गेम या फिल्म, 3D फिल्म तुम क्रिएट कर सकते हो। तो जो 3D लाइट है ये एक मॉडलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमको विद द हेल्प ऑफ रेंडर मैन शेडिंग लैंग्वेज, ये यूज करते हैं हम उसमें। और यहाँ पे देखो, माया, माया एक वेल नोन मॉडलिंग फिल्म, जैसे तुम बोल सकते हो 3D मॉडल बोल सकते हो, इस तरह का एक क्रिएट किया हुआ है, अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह के सोल्यूशंस जो है वो तुम विद द हेल्प ऑफ 3D लाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो, इन माया क्लाइंट्स कैन पिक बिटवीन वेरियस रेंडरिंग कैलकुलेशंस, रियाइज एंड पाथ फॉलोइंग, गिविंग फिल्म मेकर्स मोर नोटवर्दी अडेप्टेबिलिटी विदाउट द नीड टू परचेस अनदर एप्लीकेशन। अब ये जो माया है ये कैसे कैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, देखो क्लाइंट को, एक बिटवीन वेरियस रेंडरिंग कैलकुलेशन, तुम अलग अलग रेंडरिंग कैलकुलेशंस पिकअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माया। देखो, और एक तरह से इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे फिल्म मेकर्स को ज्यादा अडेप्टेबिलिटी मिल सके, ज्यादा मोर बेटर वे में वो जो है फिल्म के मॉडल्स को क्रिएट कर सके। As it is not out of the ordinary, this 3D rendering software supports physically based materials. Different majors incorporate OpenEXR and OpenBDB for single clients. 3D Light is free. 3D Light is an extraordinary 3D rendering software for enhancements since it coordinates well with different projects. Now see, दूसरी चीज इसमें कि ये फिजिकल मटेरियल्स को सपोर्ट करता है। फिजिकल मटेरियल बोले तो क्या तुम फिजिकल चीजें वहां पे नहीं रख रहे हो, फिजिकली जो रिप्रेजेंट करने वाली चीजें हैं, जैसे किसी चीज की फोटो कैप्चर करके, जैसे कोई अगर बाइक है, अगर उस बाइक को फिजिकली अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करवाना है, उस बाइक का फोटो कैप्चर करके तुम फिजिकली उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, दो मेजर्स यूज होते हैं इसमें, दैट इज दो, एक तरह से बोल सकते हो तुम उसके अंदर रेफरेंसेस
रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकली चीजें करके देखेंगे ना तो तुमको रेफरेंसेस वगैरह समझ में आएंगे। दैट इज ओपन EXR एंड ओपन VDB। उसके बाद सिंगल क्लाइंट हो, अगर तुम कंपनी के थ्रू अगर इस चीज को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम तुम्हारे खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए एज अ सिंगल क्लाइंट अगर तुम यूज कर रहे हो तो 3D Lite तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तुम्हें उसके लिए पे नहीं करना है। दैट मीन्स जैसे फ्री वर्जन मिलते हैं ना हमको, जिसके अंदर एडवांस फीचर्स नहीं मिलते बट एक तरह से काम चल जाता है, तो उस तरह से 3D Lite तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एक हिसाब से 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है तुम्हारा 3D Lite, जिससे तुम 3D मॉडल्स क्रिएट करते हो बेटर वे में एज कम्पेयर टू अदर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट 3D Lite। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा जो रेंडरिंग इंजन है दैट इज एरियन। नाउ व्हाट इज एरियन? Arion is an unbiased 3D rendering programming that permits rendering light sources independently for finish adaptability in after creation. It delivers the results at high speed because of its help of both CPU and GPU based rendering. Notwithstanding, the GPU mode requires perfect hardware and NVIDIA. Now देखो एरियन भी जो है ये 3D रेंडरिंग इंजन है, 3D प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ज्यादातर के कौन से चीज में, कौन से स्टेज पे तुम लोग ये चीज को अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें लाइटनिंग इफेक्ट्स देने। जैसे ऊपर तुमने 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए 3D Lite यूज किए, यहाँ पे तुम लोग जैसे लाइटनिंग इफेक्ट्स कोई ऑब्जेक्ट को देना चाहते हो तो एरियन का इस्तेमाल कर सकते हो। और एरियन की जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलता है। वाई? बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ CPU एज वेल एज GPU। नॉर्मली जो तुम्हारे रेंडरिंग इंजन रहते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करते हैं, दैट इज योर GPU। वाई? बिकॉज जो भी गेमिंग के जो भी प्रोसेसिंग रहती है वो GPU के थ्रू रन होती है, तो CPU का वहां पे यूटिलाइजेशन नहीं होता है। GPU बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा CPU। जब तुम लोग दोनों का मिलाकर CPU और GPU को दोनों को एक साथ यूज करोगे तो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और हाई स्पीड में तुम्हारी चीजें परफॉर्म होती है। तो जो एरियन है ये दोनों का यूटिलाइजेशन कर रहा है, CPU का भी और GPU का भी। मतलब दोनों के CPU और GPU बेस्ड रेंडरिंग यहाँ पे हो रही है, इसीलिए रिजल्ट्स जो है वो हाई स्पीड में तुम्हें मिल रहे हैं। उसके बाद देखो फॉर प्रैक्टिकल स्किन्स एरियन हाईलाइट सब सरफेस स्क्रैम्बलिंग दैट इट इज बोथ फिजिकली बेस्ड एंड एक्सेप्शनली कॉन्फ़िगरेबल। बोथ द सन एंड स्काई सिमुलेशन आर एडिशनली फिजिकली बेस्ड। तो देखो यहाँ पे तुम लोग नॉर्मली सरफेसेस को बहुत क्लीन वे में क्रिएट कर सकते हो अगर प्रैक्टिकली इस चीज को दे रहे हो। एक तरह से स्किन, स्किन इन द सेंस व्हाट, सरफेस तुम्हारा, तुम चाहे जमीन का सरफेस बताओ, वॉल सरफेस बताओ, किसी पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर तुम क्रिएट कर रहे हो तो एरियन की हेल्प से तुम लोग सब सरफेस या मेन सरफेस क्लियरली अच्छे से बना सकते हो। जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, या फिर एडिशनल कोई फिजिकल सरफेस तुम लोग क्रिएट करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। To add to the authenticity, physical focal point impacts like ISO, f-stop and film move can be utilized as a part of this 3D rendering program. तो फिजिकल और भी कुछ ज्यादा फीचर्स तुम लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे f-stop दिया हुआ है, फिल्म मूव दिया हुआ है, ISO दिया हुआ है, तो तुम लोग बहुत सारे रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। AOVs can be proficiently composited on account of the help of OpenEXR. Its great yield alternatives make Arion one of the best 3D rendering program on the list. यहाँ पे भी रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं, जैसे OpenEXR दिया हुआ है यहाँ पे, और ये एक तरह से अल्टरनेटिव बन जाता है किसी भी, अगर हाई कॉस्ट तुम लोग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना चाहते तो अगर उसके अल्टरनेट में कोई है तो नाम हमेशा एरियन का फर्स्ट आता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट 3D रेंडरिंग प्रोग्रामिंग है जिसके हेल्प से तुम लोग 3D फिल्म्स या फिर मोस्टली गेम्स तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। तो एरियन इज वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग्स देम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अर्नोल्ड। अब देखो अर्नोल्ड क्या है। Arnold is quick CPU-based ray tracing renderer that was created for the VFX studio Sony Pictures Imageworks. देखो ये किसके लिए क्रिएट किया गया था, ये CPU का यूज करता है, नॉट GPU। CPU का यूज करके ये रेंडरिंग परफॉर्म करता है, और ये VFX स्टूडियो जो सोनी पिक्चर्स का VFX स्टूडियो है, ये इसका नाम सुन चुके होंगे तुम लोग, मोस्टली मूवीज वगैरह जब आते हैं तो ये देखे रहोगे, और सेवरल गेम्स भी है ये स्टूडियो से क्रिएट किए हुए, डेवलप किए हुए। तो VFX स्टूडियो जो है सोनी पिक्चर्स का, उनके लिए ये चीज क्रिएट की गई थी अर्नोल्ड। इट इज prepared to do continuous rendering, implying that when you do changes amid the rendering they are instantly incorporated into ongoing computations. तो ये इतना फास्ट है, why? Because it utilizes CPU, और इतना फास्ट रेंडरिंग करता है कि
चालू भी अगर तुम्हारे कंप्यूटेशंस ऑनगोइंग है और उसी में तुम कोई चेंजेस अप्लाई करते हो वहां पे, तो फट से जो है वो चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं और तुम्हारा जो कैलकुलेशन है, जो ऑनगोइंग कंप्यूटेशन है, वो भी खराब नहीं होता, ठीक है। This thus accelerates the procedure to build up the desired look. With this 3D rendering programming, you can make about any pass imaginable, giving you a huge amount of control over the last look in the compositing stage. तो यहाँ पे स्पीड अप होने की वजह से तुम बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पे रन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो। एक तरह से बोलते हैं ना, जो चीज इमेजिन कर रहे हो उसको वहाँ पे तुम एज अ व्यू क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हाई है। उसके बाद देखो, बीइंग वन Word 3D rendering programming solution in the impacts industry, Arnold underpins volumetric. Furthermore, its material editorial manager is node based, making the procedural natural. तो ये एक तरह से फेवरेट बोल सकते हो रेंडरिंग इंजन है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर मोस्टली, नॉट फॉर सिंगल क्लाइंट्स। इंडस्ट्रियल यूज बोले तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे यहाँ पे सोनी का एग्जांपल दिया हुआ है, सोनी के इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज है, गेमिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, वहां पे ये लोग जो है इनका यूटिलाइज करते हैं। Numerous presets are accessible out of the case and extra notes are composed by the dynamic client network. Its extensive variety of highlights make Arnold extraordinary compared to other 3D rendering programming for enhancement. तो नॉर्मली बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं तुमको जो बहुत सारा एक्सेस देते हैं तुमको, अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं तुमको, और एक तरह से एक डायनामिक क्लाइंट नेटवर्क बन जाता है। जैसे क्लाइंट को जो चीज़ प्रोवाइड करवानी है वो चीज़ इजीली तुम इससे प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी 3D रेंडरिंग प्रोग्रामिंग या फिर 3D रेंडरिंग इंजन है। क्या था? आर्नोल्ड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अटलांटिस। Now, what is Atlantis? Atlantis is a 3D rendering software that has been produced with an eye on the necessities of planners and fashioners. It gives a wide choice of preset like indoor or open air lighting for fast turnaround. तो देखो ये जो है 3D rendering इंजन, ये किसके लिए क्रिएट किया गया था, किन की नेसेसिटीज को ध्यान में रख के? जो प्लानर्स होते हैं, जो प्लान्स क्रिएट करते हैं, जैसे अगर घर का क्रिएट करना है, अगर कोई बंगलो किसी को क्रिएट करना है, तो उसका मॉडल एक तरह से बनाना है, राइट? तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर लगते हैं। मॉडल तुम ऐसे ही किसी पेंट वेंट में क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर आता है, जिसके अंदर जैसे कोई बंगलो अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसका मॉडल अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो। या फिर कोई जैसे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, किसी का प्लेग्राउंड होता है, कोई सोसाइटी क्रिएट करनी होती है, तो ये सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके पहले मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो प्लान बनाना पड़ता है, मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए अटलांटिस इज बेस्ट। तो प्लानर्स के लिए एज वेल एज फैशनर्स के लिए, जो फैशन रिलेटेड ट्रेंड लाते हैं, जो फैशन रिलेटेड कोई मॉडलिंग या फिर मॉडल्स क्रिएट करते हैं ऐसे, तो उनके लिए जो है वो अटलांटिस क्रिएट किया गया था। The materials inside Atlantis are physically situated so as to accomplish photorealistic comes about. Likewise, among the propelled shaders are brilliant materials that broaden the scope of conceivable outcome scenes can be lit. तो देखो ये फिजिकली एक तरह से चीजों को इतना फोटो रियलिस्टिक बना देता है, ऐसा लगता है कि रियल इमेजेस तुम लोग देख रहे हो। कभी कभी तुमने कोई सोसाइटी या फिर कोई बिल्डिंग का मॉडल देखे रहोगे, मोस्टली देखो तो पिक्चर्स के फॉर्म में ये चीजें नजर आती है। कभी कभी तुम लोग कोई नोटबुक परचेस करते हो या कोई बुक परचेस करते हो, तो उसके टॉप पे जो कवर पेज होता है उस पे बड़े बड़े मॉडल्स दिखाए हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि रियल में वो चीज है, हालांकि वो चीज रियल नहीं होती। न्यूज़पेपर्स में कभी कभी कोई चीज का मॉडल तुम लोग देखते हो तो बहुत ही फोटो रियलिस्टिक चीजें दिखती है, एकदम रियल लगती है तुम लोगों को, बट वो होता मॉडल है। The built-in render manager in this 3D rendering software enables you to appropriate the registering load equally among your nearby PCs, limiting the general rendering time. तो इसके अंदर एक बिल्ट इन रेंडर मैनेजर होता है, किसके अंदर? अटलांटिस के अंदर, जिससे क्या होता है, जो तुम्हारा रेंडरिंग लोड होता है वो, अगर देखो अगर तुम्हारे पीसीस कनेक्टेड है, लैन में पीसीस कनेक्टेड है वन बाय वन, तुम एक पीसी पे तुम अटलांटिस का यूज करके रेंडरिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर तुम लोग अटलांटिस का यूज कर रहे हो एक हिसाब से, तो जो भी तुम्हारा रेंडरिंग लोड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम्हारे बाकी के पीसीस में, ठीक है। तो इससे जो रेंडरिंग टाइम है वो लिमिट हो जाता है, एक तरह से कम हो जाता है, फटाक से जो चीज है वो हो जाती है।
Atlantis is accessible in a rendition for high determination still pictures and another that can create high determination 3D renderings. I visit 360 displays, VR objects and arrangements. So देखो बहुत सारी चीजें इससे क्रिएट कर सकते हो तुम लोग, 3D रेंडरिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आई विजिट 360 डिस्प्लेज, दैट मीन्स जो डिस्प्ले पे तुम्हें चीजें नजर आ रही है वो HD कॉन्फ़िगरेशन में नजर आ रही है। VR ऑब्जेक्ट्स दैट इज वर्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्ट्स, ये आगे देखेंगे, VR का कंसेप्ट भी है इसमें। तो बहुत सारी चीजें जो कि नॉर्मली रियल लग रही है, ऐसी चीजें तुम अटलांटिस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखो आता है क्लैरिस। Despite the fact that not a granddaddy of 3D rendering software, Claris would already be able to demonstrate various blockbuster credits for itself, similar to the new Star Wars films. तो देखो, क्लैरिस नॉर्मली मूवीज के लिए यूज किया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है स्टार वार्स, जो मूवी आई थी स्टार वार्स, तुम लोगों ने देखे भी रहोगे। तो इसके अंदर तो इस तरह का एनिमेशन अगर करना है तो उसमें देखो कितने हाई लेवल का एनिमेशन किया गया है कि चीजें जो है वो रियलिस्टिक फॉर्म में हमें नजर आती है। तो अगर ऐसी कोई रेंडरिंग करनी है तो क्लैरिस एक एग्जाम्पल है उस चीज का कि इस तरह की चीजें तुम क्लैरिस के थ्रू कर सकते हो। The explanation behind this achievement, Claris, is that it doesn't just quick 3D rendering software, it additionally urges specialists to set up their scenes cleverly and cost successfully. For example, scenes are fabricated, lit, and rendered from resources. These benefits can be invested in outsider software, which encourages the pipeline mix of Claris. देखो यहाँ पे क्लैरिस का अगर एक शॉर्ट में हम लोग बोले तो ये क्लेवरली चीजों को यूज करता है। दैट मीन्स व्हाट, जो तुम्हारा सीन है उसको क्लेवरली वो बिल्टअप करेगा एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, दैट मीन्स महंगा नहीं पड़ेगा तुमको, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। दैट्स वाई जो मूवीज वगैरह में है मोस्टली इसका यूज किया जाता है। जो सीन्स रहेंगे वो एक तरह से फैब्रिकेट किए जाएंगे, उसको लिट किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, पूरी रेंडरिंग पाइपलाइन में से वो सारी चीजें गुजरेंगी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है। द रेंडरिंग कैपेसिटीज ऑफ क्लैरिस आर exceptionally best in class. For example, it encourages the reconciliation of rendered pictures and sequences from other 3D rendering software by profound picture output to separate it Claris output depth data for data pixels. So देखो एक तरह से डेप्थ में जो पिक्सेल्स में रेंडरिंग की जाती है उसको तुम क्लैरिस के थ्रू कर सकते हो। लाइक ऊपर से एक दो तरह के होते हैं, ऊपर से जो रेंडरिंग की जाती है जो कि क्लियर या फिर डेप्थ इन डेप्थ नहीं जाती, तो वो उतना रियलिस्टिक व्यू नहीं देती। और इन डेप्थ अगर तुम लोग रेंडरिंग कर रहे हो, हर एक पिक्सल पे चीजें परफॉर्म हो रही है, तो वो एक रियलिस्टिक देती है, वो अलग ही लेवल का एक बोलते हैं रेंडरिंग होता है। ठीक है, तो इसको तुम क्लैरिस को इस क्लैरिस का यूज करके ये चीज तुम रेंडर कर सकते हो। तो आई गेस टाइम हो गया है, बाकी के जो है बचे हुए रेंडरिंग इंजन्स वो हम कल देखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? समझा यस। ना यहाँ तक? हाँ। ठीक है, चलो फिर बाय।